हिंदी पत्रकारिता के 100 वर्ष किसी ने नहीं मनाए थे। 100 साल इस बात को हो गए, तब तक लोगों को पता ही नहीं था दुनिया को कि हिंदी पत्रकारिता 1826 में पहला अखबार था। इंडिया में हिंदी का ही ज़्यादा वर्चस्व रहा है और हिंदी पत्रकारिता ने देश में जो योगदान दिया है वो बहुत ही अतुलनीय योगदान है। इंडियन सोसाइटी में तो कंसेप्ट है कि आप अगर इंग्लिश का बोलोगे तो आपको मॉडर्न माना जाएगा। कहते हैं ना कि आप जब तक अपने घर में हो, होम टाउन में हो, तब तक आप एक कूप मेंढक हो, कुएं के मेंढक हो आप, कि भाई आपको आसपास जो दिख रहा है वही आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मानता हूँ कि हिंदी को जो है मतलब एक सेकेंडरी रूप से देखा जाता है कि आप मॉडर्न तो लोग उसी को मानेंगे जो ज़्यादा अंग्रेज़ी फर्राटेदार बोलेगा। पत्रकारिता को ही एकमात्र साधन आप नहीं मानेंगे आय का। आपकी इनकम के सोर्सेज जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रखोगे तो फूटेगा ही सही। तो आपकी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होना चाहिए और अगर आप पत्रकारिता जैसे पेशे में आ रहे हैं तो आपके दूसरा आय का साधन भी देख के आना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पत्रकारिता की बदौलत ईमानदारी से कार्य करना बड़ा कठिन है। नमस्कार, मैं हूं कुंतल यादव और आज उद्दंड मार्तंड ये जो उत्सव है, ये 200 साल हिंदी पत्रकारिता का समारोह है। यहाँ पे हम आज बैठे हैं एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ। नैवेद्य पुरोहित जी, आपका स्वागत है इस शो में। ये वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित किया हुआ है और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ है। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस उत्सव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको इसका महत्व क्या लगता है, आपको ये क्यों ज़रूरी लगता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये उत्सव जो है बहुत ही गंभीर विषय भी माना जा सकता है और क्योंकि हिंदी पत्रकारिता के 200 साल हो रहे हैं, यहाँ ये बात ध्यान करने लायक कि हिंदी पत्रकारिता के 100 वर्ष किसी ने नहीं मनाए थे। 1826 में 30 मई को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से निकाला अखबार उद्दंड मार्तंड, हिंदुस्तानियों के हित के हेतना। ठीक है। अब जब 1926 में 100 साल इस बात को हो गए, तब तक लोगों को पता ही नहीं था दुनिया को कि हिंदी पत्रकारिता 1826 में पहला अखबार था। 1931 में जब एक इतिहासकार थे, उनको पता चला कि यार हिंदी का पहला अखबार तो 1826 में निकल चुका है और उसके 100 वर्ष हो चुके हैं। तो ये बात किसी को पता नहीं है कि हिंदी पत्रकारिता के हम जो 200 वर्ष मना रहे हैं तो उसके हमने शताब्दी नहीं मनाई है। इसलिए जो 2 शताब्दी हम मना रहे हैं ये वर्ष, तो ये बहुत जो मतलब उत्सव से हम मना रहे हैं। बहुत जिज्ञासा है लोगों में और बहुत एकदम उत्सुकता है। और चूँकि हिंदी जो हार्टलैंड है, पूरा हिंदी हार्टलैंड जो है, इंडिया में हिंदी का ही ज़्यादा वर्चस्व रहा है और हिंदी पत्रकारिता ने देश में जो योगदान दिया है वो बहुत ही अतुलनीय योगदान है। क्योंकि जो एक उस समय की जो पत्रकारिता थी वो एक मिशन वाली पत्रकारिता थी। लोगों में एक कंसेप्ट था कि हमें जो है आज़ादी चाहिए। ठीक है। अब हम उसको कह सकते हैं कि जो उस समय मिशन वाली थी वो आज कमीशन वाली हो चुकी है। अब ये पेशा बन गया है, एक तरीके से। पेशा बन चुका है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई इसमें? अभी आप पढ़ रहे हैं और तो आपकी क्या इसमें रुचि कैसे जागी आपकी? देखिए, मैं एक चौथी पीढ़ी का पत्रकार हूँ और मेरे परदादा जी जो हैं वो पालीवाल ब्राह्मण समाज इंदौर के पहले पत्रकार थे। उनका नाम स्वर्गीय गणेश चंद्र जी पुरोहित था। उनके द्वारा स्थापित पालीवाल मासिक पत्रिका, दैनिक टाइम्स ऑफ इंदौर और साप्ताहिक लड़खड़ाती दुनिया एक उनके पब्लिकेशंस थे। 1970 में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई तो सारे पब्लिकेशंस बंद हो गए। उस समय मेरे दादाजी छोटे ही थे। बाद में उन्होंने अपना व्यापार चालू किया, ईंट का भट्टा, और 1986 में वो अखबार जो उनके पिताजी का था, जो दैनिक टाइम्स ऑफ इंदौर था, उसको उन्होंने साप्ताहिक टाइम्स ऑफ इंदौर रूप में शुरू किया। आज भी वो छपता है, साप्ताहिक रूप में छपता है। फिर पालीवाल मासिक पत्रिका भी 2008 से उन्होंने शुरुआत कर दी थी। तो वो आज भी साप्ताहिक और मासिक लेवल पे बहुत छोटे स्तर पे छोटे एवं लघु समाचार पत्र जो होते हैं उस स्तर का, उस कैटेगरी में आता है। और मेरे फादर ने भी जो बिजनेस को ही कंटिन्यू किया। मेरा इंटरेस्ट, चूँकि मैं बचपन से आसपास मेरे जो माहौल था घर का, वो ये था, दिन के 14 अखबार मेरे घर में आते थे। आसपास जो है पॉलिटिशियंस की कन्वर्सेशंस होती थी और एक कहीं ना कहीं बचपन से जो हम कहते हैं ना कि बच्चे का जो माइंड है वो बचपन में एक गीली मिट्टी की तरह होता है। गीली मिट्टी की तरह आप जिसको उस उधर मोड़ देंगे वो वैसा बन जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से इसी तरफ था और मुझे बिजनेस के कंपैरिजन में मुझे पॉलिटिक्स और मुझे मीडिया और ये ज़्यादा रास आता था। तो मैं वही पढ़ता था स्टार्टिंग से और न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था 4th स्टैंडर्ड से। पहले मैं सिटी भास्कर का पीछे वाला जो पन्ना था जिसमें बॉलीवुड और मिर्च मसाला वाली खबरें थी वो पढ़ता था। फिर धीरे धीरे करके पूरा अखबार पढ़ने लगा, फिर फ्रंट पेज पढ़ा, फिर देश विदेश का पन्ना पढ़ने लगा। तो ऐसा करते करते जो है फिर 10th के बाद जो है मैंने अपने इच्छा अनुसार जो ह्यूमैनिटीज़ प्लस हिंदी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया। क्योंकि हिंदी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के लिए भी जो लोग कहते थे कि यार आप हिंदी लैंग्वेज में क्यों जा रहे हैं, वो तो कोई नहीं पढ़ता। और मतलब इंडियन सोसाइटी में तो कंसेप्ट है कि आप अगर इंग्लिश का बोलोगे तो आपको मॉडर्न माना जाएगा।
पर फिर भी मैं अड़ा रहा कि नहीं मुझे तो हिंदी ही चाहिए। मैंने फिर ऑप्शनल हिंदी ही लिया और दो लैंग्वेज थी क्योंकि इंग्लिश भी था, हिंदी भी थी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट थे हमारे। 12th के बाद जो है फिर मैंने जर्नलिज्म को का ठान रखा था कि वही करना है, तो उसमें फिर करने के लिए मैंने CUET UG की एग्ज़ाम दी और वहाँ से फिर मैं गया दिल्ली में जाके बहुत अच्छा एक डिसीजन रहा कि एक कहते हैं ना कि आप जब तक अपने घर में हो, होम टाउन में हो, तब तक आप एक कूप मेंढक हो, कुएं के मेंढक हो आप, कि भाई आपको आसपास जो दिख रहा है वही आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन अब जब बाहर जाओगे तो आपको असली दुनिया पता चलेगी कि वहाँ पे क्या चीज़ कि आपको एक्सपोजर जो मिलेगा, आपको चैलेंजेस जो फेस करना पड़ेंगे। तो वहाँ जाके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की यूनिवर्सिटी है, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा में है वो, और वहाँ से मेरा BHMC ऑनर्स कंप्लीट हुआ 2025 में। और उस दौरान 3 साल की जो पूरी जर्नी रही, बहुत ही अच्छी जर्नी रही और बहुत इंटरेस्टिंग किस्से कहानियाँ हैं उसमें कि जिस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया वो कोर्स बंद हो गया क्योंकि मुझे हिंदी पत्रकारिता का ही कोर्स करना था। BHMC हिंदी ऑनर्स कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया था और जिस साल मैंने एडमिशन लिया उसी साल उन्होंने उसकी फ़ीस कंपैरेटिवली इंग्लिश जर्नलिज्म के कम कर रखी थी। इंग्लिश जर्नलिज्म वालों के 3,25,000 फ़ीस थी, हिंदी वालों की उन्होंने उसी साल 2022 में 85,000 कर दी थी। तो 3 गुना फ़ीस कम कर रखी, उस पर भी हमारी स्कॉलरशिप थी 35% की, तो बहुत नॉमिनल पड़ता था। और 3 साल वहाँ रहा तो साल भर तो हमारा कोर्स अच्छा चला, लेकिन 2023 में टाइम्स ग्रुप का बंटवारा हो गया 2 भाइयों के बीच में, समीर जैन और विनीत जैन जो मालिक हैं उनके बीच में जब बंटवारा हुआ तो पूरा सब टाइम्स ग्रुप का जो मेन पब्लिकेशन है, नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, वो सब समीर जैन के अंडर में था। और विनीत जैन के अंडर में जो डिजिटल सारी चीज़ें थी, टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल और टाइम्स इंटरनेट और बेनेट यूनिवर्सिटी उनके अंडर में थी। बाद में ये डिसीजन हुआ कि जो कि हम हिंदी वाले बच्चे भी बहुत कम थे, हमारे ऊपर खर्चा ज़्यादा होता था, फीस कम देते थे हम लोग, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हमारा कोर्स ही बंद कर दिया। तो साल 20 सेशन में जो है कोर्स बंद हो गया। जिस कोर्स के लिए इतनी दूर इंदौर से 800 किलोमीटर दूर दिल्ली गया, वो कोर्स ही बंद हो गया। अब वो कोर्स बंद हो गया। फिर बाद में शुरुआत में चूँकि अब मेरे साथ में जो लोग आए थे वो लोग आए थे झारखंड से, बोकारो से, ये बिहार से, यूपी से, और उन लोगों का स्कूलिंग भी हिंदी मीडियम में हुआ था, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज था। और चूँकि मेरा स्कूलिंग जो इंदौर के न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल से कंप्लीट हुआ तो मुझे इतना नहीं चैलेंज फेस करना पड़ा, पर फिर भी मुझे भी चैलेंजेस आए कि भाई अचानक से जो है चेंज हो गया पूरा, जिसमें लिया एक तो वो धोखे जैसी फीलिंग आई कि यार ये तो धोखा हुआ हमारे साथ। फिर बाद में चूँकि अब इंग्लिश वाले फिर एक बाद में धीरे धीरे एडजस्ट करते गए तो पता चला कि हाँ ठीक है, इंग्लिश वाले जो 3,25,000 दे रहे हैं वही हम 85,000 दे के भी उन्हीं के साथ में उन्हीं की क्लास में बैठे हुए हैं, उन्हीं के संसाधन उपयोग कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें हम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। फिर वहाँ पे एक्सपोजर आपको ये मिलता है कि चूँकि इंटरनेशनल टाइप्स बहुत अच्छे हैं टाइम्स ग्रुप के, तो एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ और इन हाउस ही उनके इतने सारे पब्लिकेशन से, आप चाहे तो टाइम्स नाउ में जाए, टाइम्स नाउ नवभारत में जाए, इतने सारे मीडिया हाउसेस से, उनके खुद के सिस्टर पब्लिकेशन से, तो कहीं ना कहीं बहुत इजीली होता है कि आपकी खुद की यूनिवर्सिटी, बच्चा वहाँ से पास आउट हुआ, वहीं के वहीं आपने इंटर्नशिप लगा दिया। तो वहाँ पे सेकेंड ईयर में 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे तब मेरी इंटर्नशिप टाइम्स नाउ में मेरी भी लगी, न्यूज़ लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में, वहाँ मैं इंटर्न था और वहाँ जो सीखने को मिला बहुत अच्छा मिला। और वहाँ जो मतलब मेंटर्स थे वहाँ मेंटर्स भी बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव सर्स थे और उन्होंने सिखाया, हर चीज़ मतलब बारीक से सिखाया पूरा। और एक सीखने को मिला कि न्यूज़ लाइब्रेरी में हम देखते हैं टेलीविज़न में जो है लोगों को लगता है सिर्फ एंकर काम करता है, रिपोर्टर काम करता है, एडिटिंग वाले काम करते हैं, उसके पीछे जो टीम है न्यूज़ लाइब्रेरी की, या उसके पीछे जो इंजेस्ट टीम होती है, उसके पीछे IT टीम होती है, जो पर्दे के पीछे उनके क्या महत्व है और वो क्या प्रोसेस, वर्क कल्चर कैसा है उन लोगों का। जब रिपोर्टर जो है दिन के, हाँ उनकी समझ आई कि रिपोर्टर दिन के जो है टाइम्स नाउ के जो ग्रुप है उसमें 200-250 जो है फीड आती थी, जैसे कि तिरुवनंतपुरम से फलाना रिपोर्टर कह रहा है, कुछ अलग अलग पूरे शहर से आती थी वहाँ पे दिल्ली में। अब वो सबसे पहले इंजेस्ट वालों के पास आती थी, वो उसको इंजेस्ट करते थे, लाइब्रेरी के पास आता था, लाइब्रेरी वाले क्या करते थे, उसको मेटा टैगिंग करते थे, आर्काइविंग करते थे, इतनी ज़्यादा मेहनत, ठीक है। और उसके बाद में जो है पूरा दिन की जैसे 250 फीड आई, 250 हिंदी की, 250 इंग्लिश की, वो आपको जो है मेटा टैगिंग करना है। मेटा टैगिंग करने के बाद आपने रॉ एडिट करके प्रोडक्शन टीम को दिया, प्रोडक्शन टीम उसको फिर फाइनल एडिट करके ऑन एयर करती थी। या कभी कुछ जैसे बड़ा इंसिडेंट हो गया कि आपको किसी फलाने नेता की कुछ पुरानी बाइट चाहिए, अब वो तो लाइब्रेरी वालों को पता है कि भाई वो कौन सी टेप कहाँ रखी है, तो वो इसका महत्व पता चला कि लाइब्रेरी में किस तरीके का काम होता है। और उसी दौरान फिर इंटर्नशिप के बाद जस्ट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में मेरा इंडोनेशिया में गया था, वहाँ बेस्ट ग्रुप का अवार्ड मिला हमारे ग्रुप को। टोटल 11 कंट्रीज़ के मतलब 11 कंट्रीज से आए थे लोग, 125 पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें से भी 40 पार्टिसिपेंट्स इंडिया के बेनेट यूनिवर्सिटी के ही थे। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ एयरलंगा में था और सूराबाया नाम की एक सिटी है, सूराबाया एंड बानीवांगी, और वहाँ हम जो है पूरा 11 दिन रहे और वहाँ फिर जो सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी पे जो है उनका टॉपिक था और वर्कशॉप वगैरह रही पूरा।
बहुत अच्छा रहा, लाइक कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे? क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो इंडिया से सिमिलर है, Similar बट तब भी बहुत ही फ़र्क होगा वहाँ पे, वहाँ की भाषा में। देखो वहाँ के सिमिलर हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा जो नाम प्रोफेसर्स के नाम जो है वो सरस्वती, ठीक है, और मतलब इंडियन नाम से सिमिलर मेरे को चीज़ें देखी। आपने शायद सुना होगा कि वो गरुड़ एयरलाइंस वहाँ की, या से वो हॉल जहाँ बैठे तो गरुड़ हॉल लिखा हुआ है, और बहुत सारी एक रेस्टोरेंट का मेरे पास फोटो भी है, वो रेस्टोरेंट का नाम रामायण चाइनीज़ वो रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें से लगा कि यार ये तो कल्चर अपना सेम है यहाँ पे, और वो लोग मानते भी इस चीज़ को। वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह भी है इंडोनेशिया में, और डिफरेंस जो था वो लैंग्वेज का ही था मेनली, और फूड का था। वो वहाँ पे फिर हमने लास्ट डे हमको क्या प्रेजेंटेशन देना था, तो जो मेरे ग्रुप में लोग थे वो चाइना से थे, थाईलैंड से, तो उन्हें रैंडमली जो है अलोकेट कर दिया था। तो हम 125 लोगों को 11 ग्रुप में डिवाइड किया गया था अलग अलग, और फिर हमारे ग्रुप को चूँकि प्रेजेंट करना था तो हम प्रेजेंट किया, और फिर हम जीत गए। तो वो बेस्ट ग्रुप का अवार्ड हो गया वहाँ जाके इंडोनेशिया में। चाइना से थे, थाईलैंड से थे, फिलीपींस से थे, हमारे ग्रुप में अलग अलग जगह। तो जो 10 लोग थे हमारा पूरा ग्रुप था, उसमें हम लोग फिर जीत गए। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक ग्लोबल आपके सीवी में ऐसा मानता हूँ कि मतलब आप किसी ग्लोबल एक्सपोजर पे, किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो एक्सपीरियंस होता है, आपके सीवी में जुड़ता है, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है, तो वो चीज़ अच्छा रहा पूरा। जो किस्सा आपने कॉलेज का बताया, आप भी जो आपके साथ हुआ था, उससे पता चलता है कि ये क्यों ज़रूरी है ऐसे उत्सवों का होना, और इसकी महत्व है इसका, वो हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है हम इतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं इसे, लोग इतना आ नहीं पाते हैं इन आयोजनों में। तो इससे समझ में आता है हमें कि ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करना इतना क्यों ज़रूरी है, और इनका सम्मान इतने बड़े बड़े दिग्गज। मतलब आज भी मैं मानता हूँ कि हिंदी को जो है मतलब एक सेकेंडरी रूप से देखा जाता है कि आप मॉडर्न तो लोग उसी को मानेंगे जो ज़्यादा अंग्रेजी फर्राटेदार बोलेगा, हिंदी वालों को फिर भी दोयम दर्जे का लोग, जबकि हमारी मातृभाषा है, हमें इसका सबसे ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। तो ये तो हमेशा ही रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये क्यों इतना ज़रूरी है। और आगे जाके आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और फ्यूचर में आप अपने लिए क्या देखते हैं? फ्यूचर में मैं ये देखता हूँ, चूँकि अभी बेनेट से कंप्लीट करने के बाद मैं इधर माखनलाल में एडमिशन ले लिया था मैंने, क्योंकि CUET PG की एग्ज़ाम दी मैंने। IMC नाम का हमारे यहाँ पे एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसका मुझे दिल्ली कैंपस ही चाहिए था, और पर मुझे दिल्ली कैंपस नहीं मिला क्योंकि जनरल कैटेगरी का हूँ मैं, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 470 कुछ थी, तो उसके बावजूद वो जम्मू कैंपस अलॉट हो रहा था। तो फिर मैंने वहाँ पे जम्मू कैंपस ना जाके भोपाल आ गया, क्योंकि माइंड में सेट था अगर दिल्ली मिला तो ठीक, नहीं तो माखनलाल आएंगे। वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय आना, या MA इन डिजिटल जर्नलिज्म में मैंने एडमिशन लिया। और लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप दिल्ली छोड़ के यहाँ भोपाल आ गए, या दिल्ली IMC को छोड़ के यहाँ आ गए। तो फिर भी मैं मानता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिल रही है, जो इतना बड़ा यहाँ इवेंट हो रहा है, और जो इसके पहले भी बहुत हुए हैं, इसके पहले भी जो है आउटडोर रिपोर्टिंग पे हमारे जो खास तौर से कुलगुरु सर है विजय मनोहर तिवारी सर, उनका बड़ा फोकस रहता है आउटडोर रिपोर्टिंग पे, लाइव रिपोर्टिंग पे। इसके पहले ओंकारेश्वर हमारे यहाँ से टीम गई थी, ओंकारेश्वर में वहीं पे एकात्म धाम का एक बड़ा इवेंट हुआ था मध्य प्रदेश सरकार का। वहाँ एकात्म धाम में ओंकारेश्वर में लाइव न्यूज़ रूम, जैसा आपने देखा होगा, इस इवेंट में भी जो है एक अलग सेक्शन बना हुआ है न्यूज़ रूम का, वहाँ पे डेली अखबार निकल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। तो एक कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर मिलता है, सीखने को मिलता है कि आप लाइव रिपोर्टिंग किस तरीके से कर रहे हो, और वहीं इवेंट चल रहा है, वहीं उसी दिन हाथों हाथ आपको करना है। चूँकि इस इवेंट में भी मैं टीम में हूँ, और मैं सोशल मीडिया टीम में हूँ, तो जो फेसबुक पेजेस पे जा रहा है तो वो विदिन एंड हाफ एन आवर जो है मुझे डालना रहता है कि जो इवेंट खत्म हुआ, एक पहला सत्र खत्म हुआ, पहला सत्र खत्म होने के बाद आधे घंटे के अंदर जो है डेडलाइन है। आपके अंदर का जज्बा अभी से दिख रहा है हमें। टाइम की कमी होने के कारण, वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए हम ये समाप्त करेंगे। बट एक छोटी सी बात, आप उन छात्रों को क्या बोलना चाहेंगे जो ये परस्यू करना चाहते हैं, इस करियर में आगे जाना चाहते हैं, जो अभी इसके लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है? उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप पत्रकारिता को ही एकमात्र साधन आप नहीं मानेंगे आय का। आपकी इनकम के सोर्सेज जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रखोगे तो फूटेगा ही सही। तो आपकी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होना चाहिए, और अगर आप पत्रकारिता जैसे पेशे में आ रहे हैं तो आपके दूसरा आय का साधन भी देख के आना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पत्रकारिता की बदौलत ईमानदारी से कार्य करना बड़ा कठिन है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। धन्यवाद, आपसे बात करके, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा।